बोलो पार्थ बोलो, चौंकने की आवश्यकता नहीं है। हे मैनेजर, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी पीड़ा का हरण करो प्रभु। पहले अपनी पीड़ा का कारण तो बताओ पार्थ। पीड़ा? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जीवन तो मानो दुविधाओं, चिंताओं और पीड़ाओं से ही भरा होता है। समय समय पर उसका शोषण किया जाता है। उसकी मानसिक दशा तो मानो छिन्न भिन्न हो जाती है। वो तो घर के वॉशरूम का दरवाजा भी कार्ड स्वाइप करके खोलने की कोशिश करता है। बरसों तक सूर्यास्त और सूर्योदय तक नहीं देख पाता। अपनी गर्लफ्रेंड को रन टाइम एरर बुलाता है तो अपनी वाइफ को प्रोडक्शन इशू कहता है। तू कब ऑन साइट जाएगा, तू कब ऑन साइट जाएगा का ध्वनि नाद हर समय उसके कानों में गूंजता रहता है। कभी ऑन साइट से लौटे हुए टीममेट्स की चॉकलेट्स उसे चिढ़ाती हैं, तो कभी घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर उसे परेशान करता है। किस किस पीड़ा के बारे में आपको बताऊं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इंजीनियर्स डे है। गीता सार की तर्ज पर अभी आपने देखी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुविधा, उसकी परेशानी एक खास अंदाज में इसे तैयार किया है आशिमा पिक्चर्स ने, जो आम जिंदगी की ऐसी जद्दोजहद को बड़े ही रचनात्मक और मनोरंजक तरीके से पर्दे पर उतारते हैं। ashimapictures.com पर आपको उनके ऐसे बहुत सारे करामात देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाल, उनकी सोचिए, जो इंजीनियर तो बन गए हैं लेकिन उसके लायक ही नहीं है। भारत के युवाओं का अच्छा खासा प्रतिशत इंजीनियर बनने का सपना देखता है। वो नहीं भी देखता है तो उसके बदले माँ बाप देख रहे होते हैं। पहला तनाव होता है कि इंजीनियर बनना ही होगा, और दूसरा तनाव होता है कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है। जो बन जाते हैं वो कोचिंग संस्थानों के पोस्टरों में अनगिनत छात्रों के साथ छप जाते हैं। इस कामयाबी का जश्न समाज व्यापक स्तर पर मनाता है। इस साल आईआईटी 2016 में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में ही 12 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। मगर सवाल है कि भारत में जिस परीक्षा के लिए छात्र अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा हवन कर देते हैं, वो जब इंजीनियर बनकर निकलते हैं तो किस लायक होते हैं? क्या वो इंजीनियर बन पाते हैं? प्रतिभा की पहचान और शोध से जुड़ी एक कंपनी एस्पायरिंग माइंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 8% से भी कम भारतीय इंजीनियर इंजीनियरिंग की ठोस भूमिकाओं यानी कोर एरियाज में नियुक्त किए जाने के लायक हैं। यानी 92% इंजीनियर कोर एरिया के लायक नहीं है। कोर एरिया का मतलब हुआ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग। 2011 में नैस्कॉम ने एक सर्वे में पाया कि सिर्फ 17.5% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही नौकरी के लायक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी का छोटा नाम है नैस्कॉम। इसके सर्वे के मुताबिक 82.5% इंजीनियर नौकरी के लायक नहीं मिले। भारत में करीब 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, शायद उससे भी ज्यादा। अकेले तमिलनाडु में भी कुछ हजार, 1,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बताए जाते हैं। 2015 के आंकड़े के अनुसार इन कॉलेजों में 16,70,000 सीट हैं। तो क्या भारत खराब इंजीनियर के साथ साथ जरूरत से ज्यादा इंजीनियर पैदा कर रहा है? देश में तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करने वाला संस्थान है AICTE, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देश में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सीटों को अगले कुछ साल में 40% तक कम करना चाहता है। इसके लिए कई कॉलेजों को बंद करना होगा। AICTE का सुझाव है और बाकी कॉलेजों में छात्रों की संख्या घटाई जाने की। मीडिया में छपा हुआ उनके चेयरमैन का बयान है, अनिल सहस्त्रबुद्धे का। उनका कहना है कि हम इंजीनियरिंग की सीटों की संख्या जो है 16,70,000 से घटाकर 10 से 11 लाख के बीच लाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कई जगह IIT कॉलेज खोलने का ऐलान भी होता रहता है। उन्होंने ये बात 2015 में कही थी। अगर आप सोच रहे हैं कि कुकुरमुत्ते की तरह उगाए इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों की गुणवत्ता खराब है, तो पूरी तरह ठीक नहीं है। दी नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट ने देश भर में करीब 1.5 लाख इंजीनियरों पर आधारित सैंपल के आधार पर एक विश्लेषण किया। पता चला कि इन इंजीनियरों में कौशल की भारी कमी है, जिसे अंग्रेजी में स्किल कहते हैं। एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए 5.55% ही योग्य इंजीनियर निकले। सिविल इंजीनियर के लिए सिर्फ 6.48% काबिल मिले। केमिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए काम करने के लिए सबसे कम 1.64% इंजीनियर काबिल निकले। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रोल के लिए 7.07% इंजीनियर योग्य निकले। खराब इंजीनियर और अधिक इंजीनियर के अलावा एक चुनौती यह भी है कि ज्यादातर इंजीनियर IT सेक्टर में अब जाना चाहते हैं।
बेसिक इंजीनियरिंग की तरफ उनकी अब दिलचस्पी कम है, बल्कि कहा जा रहा है कि इस कमी के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में बाधा आने वाली है। छात्रों की बुनियादी समझ बेहद कमजोर है। इंजीनियरिंग के अलावा यह भी कहा जाता है कि इंजीनियर समाज विज्ञान के मामले में भी कमजोर हो गए हैं। बीते 15 साल में इंजीनियरिंग में छात्रों का दाखिला 5 गुना बढ़ गया, जबकि नौकरियां 10% कम हो गई। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। गुजरात में जब पटेल आंदोलन भड़का, तब छात्रों की एक मुख्य शिकायत यह भी थी कि जमीन बेचकर कर्जा लेकर इंजीनियरिंग पढ़ने गए, निकले तो 5 हजार की नौकरी भी मुश्किल। कुछ हफ्ते पहले मोहनदास पाई साहब का एक बयान पीटीआई के हवाले से छपा कि आज का बीटेक 10वीं पास के बराबर है। खराब कॉलेजों से निकले ज्यादातर इंजीनियर ओला और उबर टैक्सी के लिए ही लायक हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बेंगलुरु में कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी छोड़कर ओला और उबर कार चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आईटी कंपनी में 14 घंटे काम करके एक साल में आप 3.5 लाख रुपए कमाने की क्या जरूरत है, जब आप कार चलाकर साल में 6 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। यह मोहनदास पाई जी का बयान है। तो अब 3 बातें हो गई, खराब इंजीनियर, ज्यादा इंजीनियर के अलावा कि जो इंजीनियर बन रहे हैं क्या वे इंजीनियरिंग के काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं आईटी कॉलेज खुल रहा है, बहुत तरह के कॉलेज के लाइसेंस मिल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ खबर आ जाती है कि फलाने राज्य के कई कॉलेजों में सीट ही नहीं भरी। आज इंजीनियर दिवस है। सबने एम विश्वेश्वरैया साहब की तस्वीर को ट्वीट किया, बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने भी, लेकिन अच्छा होता उनकी याद में भारतीय इंजीनियरिंग की अपनी नई उपलब्धियों की तस्वीरें भी ट्वीट कर देता कोई। इंजीनियर दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। मैसूर के विश्वेश्वरैया साहब ने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमवी के नाम से मशहूर हुए और उनके प्रयासों से कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय इत्यादि का निर्माण हुआ। भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए। एक जमाने में इंजीनियर बनना बड़ी बात थी, आज के जमाने में इंजीनियर ना बनना भी बड़ी बात है। जो बन गया वो इंजीनियरिंग छोड़ के फाइनेंस में जा रहा है, बैंक में जा रहा है, फिल्मों में जा रहा है, और बहुत सारे लोग अच्छे बुरे लेखक भी बन रहे हैं। एक सज्जन ने ट्वीट किया है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पहले हम इंजीनियर बनते हैं, फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि जिंदगी में क्या करना है। सभी को इंजीनियर दिवस की शुभकामनाएं। तो हम प्राइम टाइम में इंजीनियर बनने वाले, बन चुके हैं और जो बन के कुछ और बन गए हैं, इन तीनों की दुविधाओं, खुशियों और सपनों पर बात करेंगे। टीडी चंद्रशेखर साहब हैं हमारे साथ। आप इंजीनियर हैं, लेकिन अब आप कंसल्टेंट हैं, एजुकेटर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। मोहनदास पाई साहब हैं, आप चेयरमैन हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के। आपने सचमुच सीरियसली ये बात कही थी कि बेंगलुरु में लोग इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर, सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर टैक्सी चला रहे हैं, ओला उबर चला रहे हैं और ज्यादा कमा रहे हैं, या यूं ही कहा था सर? हाँ, मैंने कहा था और ये सच है कि बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम छोड़ के ओला उबर चला रहे हैं और ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ। ये सच है, क्योंकि ये तो उनका प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है। हाँ। और एंट्री लेवल में वेतन अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ। और जो कोई उबर और ओला चलाएगा, अच्छा चलाएगा, उनको अच्छा वेतन मिलेगा। आज तो हमने फिक्की में दिल्ली में एक इवेंट किया था, ग्लोबल स्किल समिट। तो करीब 30 ओला उबर के ड्राइवर आए थे और अमिताभ कांत साहब भी थे। उनका अभिनंदन हो गया और अभिनंदन करने के समय में मैंने पूछा कि 2-3 लोगों से पूछा कि कितना आप कमाते हो। एक ने कहा 1.5 लाख, एक ने कहा 1,20,000 महीने में मैं कमाता हूं। सो ये सच है, अगर आपको ज्यादा वेतन नहीं मिलेगा तो उबर और ओला चलाने से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों को ये काम करना चाहिए जहां उनको अच्छा पैसा वेतन मिलता है और कैरियर प्रोसेस भी अच्छा है। अगर आप एक यूबर का गाड़ी चलाते हैं और 5 साल चलाते हैं और 50 लाख का पैसा बनाते हो, ये कह रहे हैं कि तो अब अच्छी इंजीनियर बात है। बनने में वो बात नहीं रही, इंजीनियरिंग का जो चार्म है, उसके इंजीनियर बनने में जो कशिश है, वो अब बात रही नहीं। मैं समझता हूं कि देखिए, अभी तो ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं। जैसे आपने कहा था 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेज है और हर साल 12 लाख सीट अभी फिल हो रही है। आपने कहा था कि 17 लाख सीट्स है
और हर साल 300 या 400 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूं कि करीब 30 या 50% इंजीनियरिंग कॉलेज जो भारत में है वो बुरे हैं, उधर किसी को जाना नहीं है। वो आ रहे हैं क्योंकि एआईसीटीई परमिशन देती है, क्योंकि हर स्टेट से डिमांड आता है कि एक तहसील में, एक गांव में भी इंजीनियरिंग शुरू करना है। जैसे आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में करीब 500 के आगे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। डिमांड तो है क्योंकि हमारे रूरल एरियाज में सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर बने। अभी ज्यादा इंजीनियर बनने के लिए अच्छे कॉलेज में जाना है। और एक समस्या है कि जो अच्छे कॉलेज है वहां ज्यादा सीट होना चाहिए। हमने तो अनिल काकोडकर साहब के एक रिपोर्ट लिखा था कि भारत सरकार को 100 आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है और उनमें करीब 1 लाख छात्रों को एडमिशन देना है, क्योंकि आईआईटी जैसे कॉलेज बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे कॉलेज हो, अच्छे प्रोफेसर्स हो, तो आपको पढ़ने में बहुत आसान होगा और अच्छे इंजीनियर्स होंगे तो बहुत काम मिलेगा। अगर बुरे कोई छोटे कॉलेज या बुरे कॉलेज से आते हो तो कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छा काम भी नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर जी, मैं चाहता था कि एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी कम है, सैलरी कम है। बहुत सारे माँ बाप तो पढ़ के ही कॉस थीटा साइन थीटा दिमाग में घुसा देते हैं कि करना है, इंजीनियर बनना है। क्यों एक नौकरी कम है वो बात समझ में आती है, लेकिन जो इंजीनियर बन रहे हैं क्या वो इंजीनियर बन रहे हैं क्या? ये मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तो हमारे देश में कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं इंजीनियरिंग के रुझाव से नहीं कि इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, ये एक दरिया है जॉब के लिए। सो एंट्री लेवल में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स, जैसे क्रिकेट में अगर कोई लड़का खेल रहा है क्रिकेट, तो हम सोच सकते हैं कि उस लड़के को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। यहाँ 100 में से, मोहनदास पाई जी कैन ऑल्सो अटेस्ट, 100 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग में रुझाव रखते हैं। सो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। सेकेंड इज किस ब्रांच में जाते हैं। ये ब्रांच भी अब पॉपुलैरिटी टेस्ट है। अब ये हर एक अब दौड़ रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, क्योंकि उनके रोल मॉडल जो भी कहो सोसाइटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स हैं, बट काफी लोगों को ना तो रुझाव है ना स्किल है। सो सब भेड़ चाल में घुस रहे हैं। सो किसी भी प्रोफेशन या स्पोर्ट्स या किसी भी, उनके सामने भी सुंदर पिचाई साहब हैं, नडेला साहब हैं, सत्या नडेला। एक तो किसी भी एरिया में, चाहे वो कोई कुछ बनाता हो या कुछ खेलता हो, अगर रुझाव नहीं है तो आपका प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, रुझाव तो क्या इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये इंजीनियर है नहीं, ये पढ़ के जो निकल रहे हैं वो इंजीनियर बन के निकल रहे हैं? उनका दिल इंजीनियरिंग में नहीं है कई लोगों का। दूसरी बात, हम रोल मॉडल्स इंजीनियरिंग में तैयार नहीं कर रहे। जब कॉलेज स्टूडेंट्स जाते भी हैं अंदर, उनके रोल मॉडल्स कौन है? ये बड़ा मतलब ये पावर पॉइंट वाला मामला है कि रोल मॉडल बना दो तो फिर उसको देख के वो नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा। हम इवन मीडिया में जैसे हमारे श्रीधरन साहब हैं, कितने बार हम उनको बुलाते हैं इन तत्वों में बात। मीडिया के रोल मॉडल में देख के आजकल कोई आएगा तो गड्ढे में गिरेगा, मैं आज ही बता देता हूँ। ओके, सो एक तरफ तो मैं जो मैं बता देता हूँ सर, 90% को अगर देख के आप अगर आ गए कि सिर्फ टीवी पर आते हैं तो नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। अच्छा, और एक मैं पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको आश्वासन देता हूं कि इंजीनियरिंग से अच्छा प्रोफेशन है नहीं। एक तो हमारा, लेकिन क्या उनका बच्चा अच्छा इंजीनियर बन रहा है? बन सकता है। हाँ। एक दो चीजें। एक तो है कि जब हम कहते हैं नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां बेकार, और जिन इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग नहीं आता उनके लिए नहीं है। और दूसरे एंड में, इंजीनियरिंग नहीं आता से आपका क्या मतलब है? कोई खास मतलब है क्या? मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया, आईआईटी एंट्रेंस सब हो गया, इंजीनियर हो गया, इसमें इंजीनियरिंग नहीं आना का क्या मतलब? जैसे आपका जो ये कहना है, ये फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में हम किस देश को सबसे अच्छा मानते हैं? एक देश है वेस्ट जर्मनी। वहाँ जो अप्रेंटिस इंजीनियर है, उसका नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारे यहाँ के बड़े डिग्री वाले इंजीनियर से बढ़कर है। क्योंकि उनका इंजीनियरिंग में रुझाव होता है, वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बनाता रहता है ना, जोड़ता रहता है, हाथ से करते हैं, और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता है, और काफी इंटरेस्ट लेकर करता है। हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर्स की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है।
अगर हमें जीडीपी जो प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि हमारा जीडीपी रहे 8 से 10% अगले 5 साल में, जिनके यहाँ अच्छे इंजीनियर है उनके यहाँ भी जीडीपी का बुरा हाल है, तो वो जीडीपी को छोड़ दीजिए। हम वो उधर कह रहे हैं रोज 2 लोग आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखता रहता है कि जीडीपी का ये आंकड़ा फर्जी है, तो ये उसमें नहीं जाता, इंजीनियर पे जाते हैं। अच्छे क्योंकि इंजीनियर्स की एक कमी इंजीनियर का रहेगी। मार्केट है, बहुत माँ बाप बहुत पैसा दहेज में देके हाँ, उनका बर्बाद होता है ना, लड़कियों की शादी दहेज लेके हाँ, करते हैं। हाँ। तो मैं उस मार्केट का भी पंचर करने बैठा हूं यहाँ नहीं, पे। आप दहेज का करिए। जो मार्केट है इंजीनियरिंग के चलते, तो मैं उसकी भी हवा निकालना नहीं, चाहता हूं। आप पंचर करिए। एक तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अच्छे इंजीनियर्स की बहुत कमी है, बहुत कमी है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं या सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो कहते हैं कि क्या टीचर नहीं है इस वजह से है, या फिर हमारे इंजीनियर को समाज का ज्ञान नहीं है, समाज की जरूरत का ज्ञान नहीं है? प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो कम होता है। नहीं, वो कम क्यों होता है? क्योंकि वो सोशल साइंस से दूर रहते हैं। इसी अब हम अलग अलग विषयों पे आ रहे हैं, बट ये सब जुड़े हुए हैं। हमारे इंजीनियर्स सोसाइटी से इंजीनियरिंग और एकेडमिशिया और इंडस्ट्री का जो क्लोज मेल है वो कम है इंडिया में। मोहनदास जी, मैं इस शो में आने से पहले एक आईआईटी के इंजीनियर को फोन किया इस मसले को समझने के लिए। अब तो कोई इस तरह का शोध नहीं है कि कहां से क्या मतलब कोई ठोस तरीके से, तो उन्होंने सरसरी तौर पर ये बात कही मुझसे कि हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। और पहले जो उन्होंने बताया कि जब वो पढ़कर आईआईटी से निकले थे तो उनके क्लास के आधे बच्चे एनटीपीसी में गए, क्योंकि वहां इंजीनियरिंग का काम करते थे। आज एनटीपीसी में ज्यादातर चीजें जो हैं, और वहां एनटीपीसी में बीएचईएल से बनी हुई मशीनें आती थीं, तो एक गर्व का भी भाव था और लोग बना रहे थे, सीख रहे थे। आज एनटीपीसी में ज्यादातर इंजीनियर जो जाते हैं वो टेंडर भरने का काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हम करते नहीं है, इसलिए भी हमारे यहाँ इंजीनियर की कमी है। क्या ये बात आपको, आप चूंकि नौकरियों की दुनिया में रहे हैं, क्या आपको ये बात सही लगती है? ये बात मैं समझता हूं कि अभी सही नहीं है। करीब 20 साल पहले तो सही था, अभी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े कंपनियों को देखते हैं तो आपको समझ में पड़ा गया कि आर&डी का बजट जरा ज्यादा हो रहा है। 2 दिन पहले एक न्यूज आइटम आया था कि महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने जो आर&डी में खर्च कर रहे हैं वो तो डेमर बेंज और फोक्सवैगन जैसे स्पेंडिंग है वैसा ही वो स्पेंड कर रहे हैं, और अशोक लेलैंड और दूसरे लोग तो कम कर रहे हैं। लेकिन अगर हीरो होंडा में देखेंगे, अगर मारुति में देखेंगे तो ज्यादा आर&डी भी कर रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट कॉम्पिटिटिव होगा, अगर आप आर&डी में भी आप पैसा नहीं डालोगे और इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और आप अनकॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। और आर&डी के लिए अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, और इंजीनियर्स तो है, लेकिन अगर अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, लैब्स चाहिए, हाथ में काम करने का मशीन शॉप सभी चाहिए। ये हर कॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा इंजीनियरिंग डालने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और जो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है वो तो एक शेड है, शेड में कोई एक 3rd क्लास फेल प्रोफेसर को लेके, वो जिसको काम नहीं मिला वो प्रोफेसर, वो तो लेक्चर वो बन सकता है, थोड़े से थोड़े फीस लेते हैं और उनको थियरी में डालते हैं और उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। मैं समझता हूं कि भारत में 25% जो टॉप करते हैं बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बाकी 25% को ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनेबल है, और दूसरे तो 50% लोग हैं, उसमें करीब 20% कुछ काम कर सकते हैं, बाकी लोग तो ड्राइविंग करने के लिए लायक है। क्योंकि ड्राइविंग सिखा सकते हैं, क्योंकि बोनेट निकालने से अंदर क्या है उनको पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए करीब 40-50% लोगों को इंजीनियरिंग नहीं जाना है, उनको इंक्लिनेशन नहीं है, उनको उनको एटीट्यूड नहीं है, उनको कॉलेज में सीट भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि 50% वेस्ट है। चंद्रशेखर साहब, ये तो एक तरह से माँ बाप के साथ भी धोखा है कि वो बहुत पैसा खर्च करके भेज रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए, और अगर पाई साहब को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं कि 50% इंजीनियर उनका बेटा जो है, अगर उन 50% में होगा, 100 में 50 लोग किसी लायक नहीं है, मतलब उनसे आप वो इंजीनियरिंग का काम नहीं करा सकते। ये तो उनके साथ धोखा है कि ये उसका इंटरेस्ट नहीं है। एक बात मुझे समझ में आती है, कॉलेज खराब है, ये एक बात समझ में आती है, ठीक है, पर क्या कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा उदाहरण है जो इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आईटी में जाएं
तो लोग सॉफ्टवेयर भागने के बजाय, फाइनेंस में भागने के बजाय उस इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी बढ़े। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, जो आप कह रहे हैं, जो काफ़ी प्रोफेसर्स मैं जानता हूँ आईआईटी में भी, एंड आईआईटी दिल्ली से मेरा काफ़ी क्लोज कांटेक्ट है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एक आईआईटी दिल्ली में जैसे फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग करके नया कोर्स स्टार्ट किया है। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट ये इसलिए कि सबको एक रुझाव लाएं इंजीनियरिंग के प्रति। सो बताएं कि इंजीनियरिंग कितना अच्छा प्रोफेशन है एंड उसमें क्या क्या हो सकता है, एंड आपके करियर में आप किस हद तक जा सकते हैं। सो उसलिए वो इंटरेस्ट लाने वाली बात कि पहले 3-4 महीने में जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, आपको नेक्स्ट 4 साल वो जिज्ञासा पैदा हो कि मैं इंजीनियरिंग और जानूं अच्छी तरह। तो उसकी हालत तो 3 इडियट्स फिल्म वाली हो जाती है। तो क्या ये सचमुच ऐसी स्थिति में हमारे इंजीनियर पहुंच जाते हैं? मैं भी इंजीनियरिंग के लड़कों से मिलता हूं तो काफी क्रिएटिव लगते हैं, काफी अच्छे भी लगते हैं। सी, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में क्या फर्क है? वो सब हमारे देश के युवा हैं जो करना चाहते हैं, एंड सबको है कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा लाइफ लीड करें। एक अच्छी बात मैंने जो देखी है अक्रॉस ऑल कॉलेजेस, ये देख रहा हूं कि जो हमारे टाइम पे 25 साल पहले सबका एक ही मकसद होता था कि देश से बाहर जाएं, देश से बाहर जाएं। अब मैं देखता हूं काफी युवा लोग जो जा भी सकते हैं वो देश में रहना चाहते हैं। नहीं, वो देश में रह के कुछ और काम कर रहे हो तो उसको थोड़ी शामिल करें। क्या वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं? नहीं, अच्छे इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं। इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। हम हर एक को एक ही तुलना में नहीं ले सकते। पर ठीक है सर, वो 50% अगर वो देख रहा हूं कि 80% लोग नौकरी में रखने के लायक नहीं हैं, तो क्या वजह यह भी हो सकती है पाई साहब कि हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मुझे दुनिया का उतना ज्ञान नहीं है कि दुनिया के कॉलेजों में क्या परंपरा रही है, उन्होंने अपने आसपास और शहर की समस्याओं से खुद को नहीं जोड़ा। बहुत कम ऐसे कॉलेज होंगे, खुद ऐसी नई नई चीजें नहीं बनाई जहां बच्चे प्रोत्साहित होते। हालांकि अब कई कॉलेजों में ये कंपटीशन भी देखता हूं, हिंदी अखबारों में छपता है कि उन्होंने एक पानी से चलने वाला हवाई जहाज बना दिया है और सड़क पे चलने वाला कुछ रॉकेट बना दिया है। इस तरह का एक डेमो होता है। क्या वो उन्हें इंजीनियर बना रहा है या ये सब कागज पे ही बन के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमको वो प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहता हूं। देखिए, अभी मैन्युफैक्चरिंग में जहां ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर पहले जाते थे, बहुत से ऑटोमेशन हो गया है। अगर आप एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जाते हैं तो 20 साल पहले वो असेंबली लाइन में करीब 100 इंजीनियर्स करके क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग देखते थे और टेक्नीशियंस वो असेंबली करते थे। अगर आप अभी जाएंगे तो वो ऑटोमोबाइल लाइनअप पर, असेंबली लाइन पर सब रोबोट्स है, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया है। करीब 10 इंजीनियर जाकर उधर देखते हैं और पीछे जो डिजाइन करते हैं वो भी कम हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और एक आदमी पीछे बैठकर सॉफ्टवेयर करके वो अलाइन करके सब कुछ कर सकता है। ये ऑटोमेशन होने से अच्छे इंजीनियर्स को मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड भी कम हो गया है और टेक्नीशियंस चाहिए, थोड़े से इंजीनियर्स चाहिए। पहले ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर चाहते थे क्योंकि ऑटोमेशन ज्यादा नहीं था, अभी ऑटोमेशन ज्यादा हो गया, रोबोटिक्स आ गया है और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आने से जो कोई कॉम्प्लेक्स काम है, सोफिस्टिकेटेड काम है, वो थोड़े से लोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रोबोट करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो बहुत मुश्किल समय आ गया है अभी इंजीनियरिंग में। और दूसरी बात ये भी है कि जो कुछ आप देखते हैं ऐसे जो पानी में चलता है, ये तो हवा में उड़ता है, ये सब एग्जाम्पल्स है और उसके बाद में हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा ही जो सेंसेशनलाइज होता है उसमें तो ज्यादा नहीं है। जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं भाई साहब कि ये जो हम कह रहे हैं कि 80% इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं है, 50% तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये लोग पढ़ने के बाद कहां जा रहे हैं? क्या ये वाकई 4000, 5000, 6000 की सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं? वो तो कुछ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कोई एसएसआई इंडस्ट्री में जाएंगे या तो छोटे से कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे या तो गाड़ी चलाएंगे या तो शादी करके घर में बैठेंगे, बस। देखिए, अभी तो वेस्टेज बहुत है भारत में क्योंकि हमारा इकोनॉमी इतना ऑब्जर्वेशन करने का कैपेसिटी नहीं है।
और अगर आईटी इंडस्ट्री में भी ज्यादा ऑटोमेशन हो, अभी ऑटोमेशन होने का डर है, तो ये डिमांड भी और भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मसले का हल करने के लिए जो भारत में एक टॉप 1000 इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनको एक्सपांड करने के लिए सरकार से उनको ताकत देना है और सरकार से कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स भी देना है ताकि कि वो लैब्स और कैपेसिटी इंक्रीज करें और उनमें जो जाते हैं उनको अच्छा प्रॉस्पेक्ट होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग एजुकेशन अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए, ज्यादा ऑटोमेशन हो गया है, उनको कुछ एल्गोरिथम सिखाना है और मशीन्स में तो सीएनसी मशीन्स चाहिए उनको चलाने के लिए, सीएनसी मिनिट चेक करने के लिए 20-30 पहले लात थे, ऑटोमेटिक लेथ थे, अभी तो लेथ कोई सीएनसी बन गया है, सब कुछ सीएनसी बन गया है। अभी तो आगे वाला मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग होगा। 3D प्रिंटिंग माने आप कंप्यूटर में लेके डिजाइन कर सकते हैं कहीं अमेरिका में, और अमेरिका में या तो ये भारत बेंगलुरु से आप तो डिजाइन लेके अगर बटन प्रेस करेंगे तो एक 3D प्रिंटिंग मशीन मेटल पाउडर या प्लास्टिक से वो कंपोनेंट या गाड़ी या घर कुछ प्रिंट कर सकता है। तो इससे मैं समझता हूं कि डिजाइनर्स के लिए ज्यादा डिमांड होगा और जो पहले इंजीनियर्स थे वो असेंबली लाइन में काम करते थे उनको तो कम हो जाएगा। और अगर एक डिजाइन आप करते हो तो डुप्लीकेट करके मैन्युफैक्चरिंग करने में आसान है जी। तो आगे भी ये ऑटोमेशन और 3D प्रिंटिंग से मुश्किल होगा। इसका मतलब पाई साहब ये इशारा कर रहे हैं कि एक तो कमियों की तरफ और दूसरा वो सुझाव दे रहे हैं कि कैसे जो टॉप के एक तरह से जो सरकारी कॉलेज हैं उनको सरकार और संसाधन देके नई जरूरतों के लिए तैयार करे। लेकिन जैसे अभी किसी ने प्राइवेट कॉलेज टॉप 1000 हाँ जो भी कि इस देश में जितना आविष्कार इंजीनियर से नहीं किया उससे कहीं अधिक जुगाड़ वालों ने किया है। क्या वो लोग ज्यादा अच्छे इंजीनियर हैं जुगाड़ वाले, मतलब वो अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं? जो जुगाड़ वाले हैं वो इंजीनियर हैं बट डिग्री के बिना। तो जुगाड़ क्या चीज है? जुगाड़ एक लेवल पे इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं ना, वो कुछ चला रहे हैं। इंजीनियरिंग एक अब मॉडर्न वर्ड है जो शुरू से इंजीनियर्स कब से नहीं रहे, हजारों सालों से इंजीनियर्स हैं हमारे समाज में तो है। हमारे अनुपम मिश्र जो बताते हैं पानी के विशेषज्ञ हैं कि जो उत्तराखंड से गंग नहर हरिद्वार से निकल के दिल्ली की तरफ गंग नहर आती है, ये वो नहर है जो हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज बनने से पहले की बनी हुई है। तो यानी उसको वो इस नहर को आज भी वो दुरुस्त है, उसको इंजीनियरों ने नहीं बनाया है। इंजीनियरिंग मतलब अगर बड़े शब्द की तरह देखें, इंजीनियरिंग मतलब कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ बनाना। एंड मोहनदास पाई साहब का एक बात से मैं सहमत हूं कि टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ रहा है एंड ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सो हमारे इंजीनियरिंग जो करिकुलम है जो पढ़ाते हैं, जो ये कह रहे हैं 1000 कॉलेजेस को अब एक मिलजुट के ये करिकुलम रीडिजाइन करना है, इन्वेस्ट करना है। एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक नया वर्ड आ गया है, डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग हाँ, डिजाइन थिंकिंग की तरफ डिजाइन का भी जिक्र अभी मोहनदास जी कर रहे हैं। हाँ वही डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग कुछ नहीं है एक्सेप्ट दैट जो आप बनाते हो वो सोसाइटी को हेल्प करे, जिस तरह से डिजाइन होना चाहिए जो आम आदमी के लिए उस तरह प्रोडक्ट डिजाइन हो। वो इंजीनियरिंग जो हम सिखाते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग सिखाते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोफेसर ने मेरे को बताया कि हमने यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक डिजाइन किया जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने बना के डॉक्टर्स को दिया। जब डॉक्टर यूज नहीं कर रहा था तो डॉक्टर से पूछा कि क्यों नहीं यूज करे। उसने कहा कि मेरे ऑपरेशन टेबल में एक तो मेरे को निकालने में स्क्रू चाहिए था और अंदर हार्ट डालूं तो वहां नट्स एंड बोल्ट्स पूरे लटके हुए थे, अगर मैं हार्ट निकालूं तो हार्ट खराब हो जाए। तो ऐसा कोई डिजाइन कोई करके देगा तो मैं कैसे यूज करूं अपने ऑपरेशन टेबल पे। फिर एक विदेशी डिजाइनर आया, उसने पूरा चेंज किया और अब वो डिजाइन ऐसा है कि डॉक्टर आराम से बिना ऑपरेशन करते हुए उसको निकाले। सो ये डिजाइन थिंकिंग है। डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि दूसरे प्रोफेशन वाले मैं जो बना रहा हूं कैसे यूज करते हैं। एंड वो आप जैसे कह रहे थे सोशल साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, लिबरल आर्ट्स हो गया, एक होलिस्टिक एजुकेशन जो है वो आजकल हमें नहीं मिल रहा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहां एमआईटी में फॉर एग्जांपल, एमआईटी जो विश्व का सबसे अच्छा कॉलेज है, उसमें आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए।
एक रेफरेंस है इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस वाला रेफरेंस, एक रेफरेंस ये आपको आर्ट्स वाला रेफरेंस, सोशल साइंस का। सोशल साइंस का हमारे यहाँ reference चाहिए। इंजीनियरिंग में तो सोशल साइंस को महत्व ही नहीं दिया था। हाँ, क्या और पता नेशनलिज्म पढ़ ले तो वो कुछ और करने लगे। हाँ, तो सोशल साइंस और इंजीनियरिंग और कॉमर्स ये सब ना जुड़ के आए तो आप कैसे बनाओगे एक चीज। तो ये बहुत मिसिंग है इंडिया में। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। अगर नहीं करें हम तो फिर जो जॉब्स तो जा रहे हैं वो तो चले गए। अब जैसे वो कह रहे हैं नए जो एरा में जो जॉब्स आ रहे हैं उसको चाहिए क्रिएटिविटी जो मशीन ना कर पाए, डिजाइन थिंकिंग जो मशीन ना कर पाए, एम्पैथी एंड नोइंग अबाउट अदर ह्यूमन बीइंग जो मशीन ना कर पाए। की बड़ी भूमिका बनने वाली है। मतलब इसके बिना वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता था कि आप हिस्ट्री को देख के मजाक कर रहे हैं या समाजशास्त्र को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। तो वो एक आना पड़ेगा, अलग एजुकेशन को चेंज होना ही पड़ेगा जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जी भाई साहब, काफी कुछ हम लोगों ने बात कर ली। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो उनके यहाँ पैसे देके भी भीतर जाने के बाद पास हो जाते हैं। अब इतनी रियलिटी में बताऊंगा तो जो मैं चाहता हूं वो होने लगेगा। सचमुच इंजीनियरों का दहेज का मार्केट कम हो जाएगा। मेरा तो इंटरेस्ट इसी में है कि ये प्रथा समाप्त हो, लेकिन इंजीनियर की भूमिका थोड़ी बदल जाए। क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं कि बेंगलोर में मैं ये करता हूं वो करता हूं, और फिर शादी में कुर्सी तक ले लेते हैं ये नौजवान जो नेशनलिज्म पे हमें ज्ञान देते हैं और गालियां देते हैं। पर सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, क्या आपने देखा होगा मुन्ना भाई, डॉक्टर मुन्ना भाई, आपने देखा होगा ना वो पिक्चर। हाँ, वो पिक्चर में लिखा था कि मुन्ना भाई डॉक्टर बन गया और पिताजी बॉम्बे आ गए। उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर नहीं था। आपको याद है ना? हाँ। और 3 इडियट्स का भी हाल है। लेकिन सर क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए, ये तो एक ठीक है कि एक आदर्शवादी बात है, लेकिन क्या हमारा इकोसिस्टम है इस देश में कि जहां इंजीनियरिंग का कल्चर बन पाए? देखिए, इकोसिस्टम है अगर हम बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में ला सके। अमेरिका में इंजीनियरिंग कैसा होता है, आप थोड़े से थियरी सिखाते हैं और बाद में उनको प्रोजेक्ट देते हैं, और जो छात्र हाथों से प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने में कुछ चंद यंत्र बनाने में वो तो थियरी पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि थियरी और प्रैक्टिकल में कैसा हो सकता है। जी, ऐसा हमको ज्यादा प्रैक्टिकल देना है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स देना है, हाथ से बनाना है और उनको डिजाइन करने के लिए छोड़ना है और उनको चैलेंज करना है और उसका जो क्रिएटिविटी है उस पर मार्क्स देना पड़ेगा। अभी सभी कुछ थियरी हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल्स करीब 50% या 60% होना है और थियरी कम होना है, क्योंकि थियरी सब कुछ पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि कम से कम आपके बातों के जरिए मैं भी कुछ समझ पाया। और बहुत सारे मेरा मकसद ये था कि हम जाने इस विषय को बात करें, क्योंकि परिवारों का बहुत पैसा इस पर लगा हुआ है दांव। एक सज्जन ने SMS किया कि इंजीनियरिंग की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे या गालिब, कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई जॉब लगी क्या कहीं। तो हम आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे, लेकिन आशिमा थिएटर ग्रुप्स की जो प्रस्तुति जो आपने शुरू में देखी उसका कुछ हिस्सा बाद में भी देखते जाइए, फिर ब्रेक ले लीजिएगा, उसके बाद आते हैं लौटकर। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज महंगे रेस्टोरेंट में जाने से डरता है। मैं वो हूं जो सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं आज भी टाइम पे आएगा कि नहीं। रोज शाम को 8 बजे फोन करके पूछते हैं ऑफिस से निकला कि नहीं, काम निपटा कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आज भी खाना बनाएं कि नहीं। मैं वो हूं जो कभी यूएटी के डिप्लॉयमेंट में फंसता है, कभी प्रोडक्शन इश्यू पे, और मैं वो भी हूं जो आज जरूरत होते हुए भी छुट्टी मारने से घबराता है। ऑफिस में लेट पहुंचता है तो सोचता है कि आज क्या नया बहाना मारूं, कहीं गलत इंप्रेशन की वजह से मेरी अप्रेजल में रेटिंग खराब ना कर दें। गलती किसी की भी हो, बेवजह फंसता मैं ही हूं। ऑफिस में पट्टा पहने हुए भीड़ तो देखी होगी ना आपने, उनमें से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट अ फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर।